एक आदमी शाम के समय अपनी पत्नी और छोटी सी बच्ची के साथ बाइक पे सवार होकर अपने ससुराल से घर के लिए निकलता है। लेकिन जैसे एक सुनसान इलाके में पहुंचता है, कुछ लोग उसका रास्ता रोक लेते हैं। वो सारे लोग उस व्यक्ति के ऊपर केवल हमला ही नहीं करता, बल्कि उसकी पत्नी को जबरदस्ती उठा करके झाड़ियों की तरफ लेके चला जाता है। लेकिन उसके बाद जो कुछ होता है, जिसको सुन करके आपके भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने वाला हूँ, दरअसल ये घटना होता है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है कानपुर, और इसी कानपुर जिले के एक थाना लगता है सिवली। सिवली थाने के अंतर्गत एक गाँव पड़ता है केसरी निवादा। और बात मैं आपसे कर रहा हूँ 5 सितंबर 2023 के रात्रि के समय करीब 8 साढ़े 8 बजे के आसपास की। दरअसल इसी केसरी निवादा से एक आदमी पुलिस को एक कॉल करता है और रोते बिलखते हुए पुलिस वालों को बताता है कि साहब, मेरा नाम रमन पाल है। अब रमन, जिसकी उम्र करीब करीब बताई जाती है 34-35 वर्ष के आसपास, रमन पुलिस वालों को बताता है कि साहब, कुछ लोगों ने मेरी पत्नी का अपहरण कर लिया है और उसको लेकर के झाड़ियों की तरफ गया है। आप किसी भी तरीके से मेरी पत्नी को जरूर बचा लीजिए। अब रमन जैसे इस तरह की बातें पुलिस वालों को बताता है, पुलिस आनन फानन में अपने टीम के साथ घटनास्थल पे पहुंच जाती है। लेकिन पुलिस जब घटनास्थल पे पहुंचती है तो देखती है कि वहां पर पहले से ही काफ़ी संख्या में लोग वहां पे मौजूद हैं। इधर रमन जब अपने सामने पुलिस वालों को देखता है, उनके सामने जब जाता है और पुलिस वालों को कहता है कि साहब, मेरी पत्नी का नाम सरिता है। अब सरिता, जिसकी उम्र करीब करीब बताई जाती है 30-31 वर्ष के आसपास, रमन पुलिस वालों को आगे ये भी कहता है कि साहब, मेरी पत्नी सरिता बगलो गांव की रहने वाली है। दरअसल शाम के समय जब अपनी पत्नी और बच्ची के साथ अपने घर के लिए मोटर बाइक से रवाना हुआ, इस गांव के नहर किनारे से जब गुजर रहे थे तो तीन लोगों ने मेरा रास्ता बीच में रोक लिया। उन लोगों ने मेरे ऊपर केवल हमला ही नहीं किया, बल्कि मेरी पत्नी को लेकर जंगल की तरफ यानी झाड़ियों की तरफ चला गया। रमन जैसे इस तरह की बातें पुलिस वालों को बताता है, पुलिस अपने टीम के साथ उस जंगल के उस झाड़ियों की तरफ बढ़ती है और सरिता को हर जगह पर उस झाड़ियों के अंदर तलाश। अब पुलिस सरिता की तलाश कर ही रही थी कि तभी रमन इस बात की खबर अपने ससुर कमलेश को दे देता है। कमलेश पाल, जो उनके ससुर होते हैं, वो घटनास्थल पर आ जाते हैं। अब पुलिस अपने तमाम प्रयास कर लेती है, लेकिन इसके बावजूद भी सरिता का कहीं पर कुछ अता पता नहीं चलता है और काफ़ी रात भी बीत जाती है। काफ़ी रात बीतने के बाद पुलिस अब जो है वो रमन और उसके ससुर कमलेश पाल को अपने साथ लेकर के थाने लेकर आ जाती है। इधर दोनों जब थाने के अंदर आते हैं तो फिर कमलेश पाल पुलिस वालों को बताता है कि साहब, मेरा दामाद जो है वो सब कुछ झूठ कह रहा है। दरअसल रमन ने ही मेरी बच्ची को कहीं ना कहीं गायब कर दिया है, क्योंकि मेरी बच्ची के साथ में रमन काफ़ी दुर्व्यवहार पहले से ही करते आ रहा था। कमलेश जैसे इस तरह की बातें पुलिस वालों को बताता है, इसको सुन करके रमन तुरंत ही पुलिस वालों का पैर पकड़ लेता है और रोते बिलखते हुए पुलिस वालों को बताता है कि साहब, मैं अपनी बच्ची की कसम खा करके आपको कह रहा हूँ कि मैंने सरिता को कहीं गायब नहीं किया है। दरअसल वो 2-3 लोग जो थे और जो सरिता को ज़बरदस्ती उठा करके झाड़ियों की तरफ लेकर के गए। रमन जैसे इस तरह की बातें पुलिस वालों को बिन्नतें करके कहता है, पुलिस रमन और कमलेश को दोनों को बताता है कि हम कल फिर से चल करके उस जंगल के भीतर सरिता को तलाश करेंगे। अगली सुबह पुलिस अपनी टीम के साथ फिर से उस झाड़ियों की तरफ आ जाता है और झाड़ियों में जाकर के सरिता को ढूंढता है, तलाश करता है। तब जाकर के सरिता पुलिस वालों को मिल जाती है। दरअसल सरिता की तब तक हत्या कर दी गई थी। पुलिस जब सरिता की लाश को चेक करती है तो पता चलता है कि उसके शरीर के ऊपर कई जगह पे घाव और चोट के निशान ही नहीं थे, बल्कि ये कह कि उसके गले में उसकी चुंदरी को लपेट करके खींचा गया था, जिसको देख करके इस बात का पुलिस अंदाजा लगा रही थी कि शायद सरिता की उसी चुन्नी से हत्या कर दी गई है। इधर कमलेश और उसका दामाद जो होता है रमन, वो सरिता की लाश को जब देखते हैं तो दोनों चीख चीख करके रोना धोना शुरू करते हैं। अब पुलिस सबसे पहले सरिता की लाश को अपने कब्जे में ले लेती है, फिर उसको पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज देती है और रमन के ही कहने पे धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के विरोध में मुकदमा दर्ज कर लेती है और इस केस की जांच पड़ताल शुरू कर देती है। पुलिस अपने तमाम प्रयास कर लेती है, लेकिन इसके बावजूद भी अपराधियों का कहीं कुछ अता पता नहीं चलता है। लेकिन जैसे एक दिन का समय बीत जाता है, इधर कमलेश पाल जो है वो पुलिस के ऊपर फिर से दबाव बनाना शुरू कर देता है। अब कमलेश पाल पुलिस वालों को कहता है कि साहब, मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूँ कि मेरी बच्ची की हत्या किसी और ने नहीं, बल्कि मेरा ही दामाद रमन ने ही किया। अब कमलेश जब इतने दावे के साथ पुलिस वालों को बार बार कहता है, तब पुलिस फिर से रमन से पूछताछ करती है। अब ये रमन
इस बार भी पुलिस वालों को फिर से वही सारी कहानी पहले की तरह सुनाता है, लेकिन इस बार पुलिस अब रमन के साथ सख्ती दबाव से पेश आना शुरू कर देती है। पुलिस जैसे ही अपनी रवैया अपनाती है और आखिरकार मजबूर होकर के रमन अपनी पूरी सच्चाई को कबूल करता है पुलिस के सामने। रमन पुलिस वालों को बताता है कि साहब, सरिता की हत्या मैंने ही किया है। लेकिन रमन जब इस तरह की हत्या की पूरी कहानी सुनाता है तो सच में इसको सुनने के बाद पुलिस भी और किसी को भी, वहाँ पर आसपास के लोगों, किसी को अपने कानों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। सरिता, जिसकी पिता का नाम रामपाल है, माँ का नाम शर्मिला होता है, शर्मिला देवी। अब रामपाल के टोटल 3 बच्चे होते हैं, जिसमें 2 बेटियां और 1 बेटा होता है। बड़ी बेटी की शादी कर चुका था पहले, दूसरा बेटा लाखन होता है और सबसे छोटी बेटी होती है सरिता। अब कमलेश, जो कि खेती किसानी का काम करता था, काफ़ी मुश्किल से अपने तीनों बच्चों का परवरिश करता है। इधर सरिता जैसे अपनी जवानी के दहलीज पे कदम रखती है, कमलेश पाल अपनी बच्ची की शादी कराने के लिए एक लड़के की तलाश में जुट जाता है और आखिरकार कमलेश पाल की तलाश भी बहुत जल्द ही पूरी हो जाती है और उसको रमन मिल जाता है। अब रमन, जो चौबेपुर थाना अंतर्गत उत्तर प्रदेश के पनोपुरवा गाँव का रहने वाला था। रमन के पिता का नाम होता है रामपाल, माँ का नाम होता है उमापाल। दरअसल रामपाल के टोटल 2 बच्चे होते हैं, इसमें बड़ा बेटा अमन और छोटा बेटा रमन। अब अमन, जिसकी शादी पहले हो चुकी थी, अमन अपनी पत्नी के साथ में हरियाणा के गुड़गांव शहर के अंदर रहता है। रमन, जो काफ़ी मुश्किल से 8वीं 9वीं क्लास तक की पढ़ाई करता है, फिर अपने ही गांव से एक छोटे से किसी कंपनी में सफाई कर्मचारी का काम किया करता था। साथ ही अपने पिता के साथ खेती किसानी का भी काम किया करता था। इधर कमलेश पाल को जैसे रमन पसंद आ जाता है, अब 17 फरवरी 2018 के दिन अपनी बेटी की शादी रमन से करवा देता है। अब सरिता जब शादी करके अपने ससुराल रमन के साथ आती है, जैसे कुछ दिन का समय बीतता है, अब सरिता के सास उसको परेशान करना शुरू कर देती है। दरअसल उसकी सास दहेज उत्पीड़न की तरह दहेज को लेकर के काफ़ी परेशान करती है। सरिता जब शादी करके अपने ससुराल आती है तो अपने साथ में कुछ भी दहेज लेकर के नहीं आती। इस बात को लेकर के उसकी सास जब उसे बार बार परेशान करना शुरू करती है, इस बारे में सरिता अपने पति से शिकायत कर देती है। लेकिन सरिता जब अपने पति से शिकायत करती है तो फिर रमन अपनी पत्नी की बात सुनने के बजाय अपनी माँ की बात ज़्यादा सुनता है। अब सरिता जब अपने पति से शिकायत करती है तो रमन भी उसकी काफ़ी बुरी तरीके से पिटाई करने लगता है। अब सरिता को ऐसा लगता है कि उसकी शादी गलत घर में हो गई है, गलत लड़के से हो गई है। जब उसकी सास बार बार उसके ऊपर दबाव डालना शुरू करती है कि तुम अपने मायके से जा कर के दहेज लेकर के आओ, इस पर सरिता अपने सास को साफ साफ लफ्ज़ों में कहती है कि अगर मुझे पहले ही इस तरह की बातें पता होती कि आप लोग इतने लालची हैं, दहेज की लालची हैं, तो मैं शादी ही आपके घर में नहीं करता। जैसे इस तरह की बातें कहती है, रमन सरिता की और भी बुरी तरीके से पिटाई कर देता है। लेकिन इसके बावजूद भी सरिता इस बारे में अपने माता पिता से कुछ भी कभी भी नहीं बताती है, बल्कि अपने पति रमन के साथ ठीक वैसे ही समय बिताना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे ही करीब करीब 1.5 वर्ष का समय बीतता है, अब सरिता के एक बच्ची भी जन्म ले लेती है। लेकिन जैसे ही बच्ची इस दुनिया में आती है, इस वजह से अब उसकी सास और ज़्यादा उससे भड़क उठती है, क्योंकि उसकी सास एक पोते का इंतज़ार कर रही थी, एक लड़का का इंतज़ार कर रही थी। बच्ची जैसे ही आंगन में आती है, उसके सास और उसके पति अब दोनों मिलकर के सरिता को आए दिन परेशान करने लगते हैं। आए दिन हर रोज़ जब छोटी मोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते थे, तो एक दिन रमन के पिता इस प्रकार से इन बात से गुस्से में आ जाते हैं कि रमन को अपने घर से बाहर निकाल देता है। और उसके बाद से रमन अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर के घर से बाहर निकल जाता है और फिर एक किराए का कमरा लेकर के रहने लगता है। क्योंकि रमन इतना भी पैसा तो नहीं कमा रहा था ना कि जिससे वो अपने परिवार को सही तरीके से पालन पोषण कर सके। अब रमन जब परेशानियों से गुजरना शुरू होता है तो शराब का सहारा लेता है। अब शराब ही नहीं पीता, बल्कि एक है कि बहुत सारे कर्ज भी कर लेता है। और रमन इस सारा कर्ज अपने ही दोस्त रंजीत पाल से ले लेता है। अब रंजीत, जो कि रमन के बचपन का दोस्त होता है, एक दिन रमन का दोस्त रंजीत से जब उसके घर पे जाता है और जब पहली बार उसकी पत्नी सरिता की खूबसूरती को देखता है तो उसकी खूबसूरती को देख उसका दीवाना हो जाता है। अब रंजीत अब सरिता के नज़दीक जाने के लिए अक्सर उसके घर पे जाना शुरू कर देता है। अब रंजीत को इस तरह की बात समझ में आ जाता है कि रमन शराब का उसको लत लग चुका है, उस शराब का आदी हो गया है। अक्सर जब उसके शाम के समय उसके घर पे जाता है तो उसके साथ अपने साथ एक शराब की बोतल लेकर जाता था और फिर रमन के घर पे दोनों एक साथ बैठ करके शराब पीते हैं। और हर बार रंजीत एक मौके का तलाश करता था। अब जैसे ही रंजीत को एक दिन ये मौका लग जाता है हाथ, अब सरिता से अपने दिल की बात कह देता है। लेकिन रंजीत जैसे ही अपने दिल की बात सरिता को बताता है, अब सरिता रंजीत के ऊपर एकदम से भड़क जाती है।
अब सरिता अब रंजीत की अपने पति से शिकायत ही नहीं करती, बल्कि ये कह के उसके अपने घर पे आने से रोक भी लगवा देती है। लेकिन जब अपने पति से शिकायत करती है तो रमन अपने दोस्त को समझाने के बजाय अपनी पत्नी से कहता है कि रंजीत जो चाहता है तुम उसके साथ कर लो, क्योंकि रमन रंजीत के कर्ज से इस प्रकार से उसके कर्ज में डूब चुका था कि चाह करके भी अब रंजीत को मना ही नहीं कर पाता है। इधर रंजीत जब अपने तमाम प्रयास कर लेता है, सरिता जब उसकी बात नहीं मानती है, तो एक दिन रंजीत अपने दोस्त वीरपाल से जाकर मुलाकात करता है और वीरपाल से सरिता के बारे में कहता है। सरिता के बारे में पूरी बात बताता है, कहता है मैं किसी भी कीमत पे एक बार सरिता से मिलना चाहता हूँ, उसके साथ सोना चाहता हूँ। वीरपाल भी रंजीत का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। अब एक दिन रंजीत वीरपाल को लेकर के अपने साथ में एक शराब की बोतल रमन के घर पे लेकर के पहुँचता है। तीनों एक साथ बैठ करके शराब पीते हैं। अब रंजीत और उसका दोस्त मिलकर के रमन को काफ़ी मात्रा में शराब पिला देते हैं। अब रमन जैसे काफ़ी नशे की हालत में होता है, उसके बाद से रंजीत और उसका दोस्त वीरपाल सरिता के कमरे में घुस जाता है और दोनों मिलकर के सरिता के साथ में ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। सरिता वहाँ से किसी भी तरीके से भाग करके किचन की तरफ जाती है और किचन से एक तेज धारदार चाकू लेती है और उस दोनों की तरफ दिखाते हुए चाकू को दिखाते हुए धमकी देती है। कहती है अगर तुम लोगों ने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश किया तो फिर या तो मैं अपने आप को मार लूँगी या फिर तुम दोनों को ही जान से मार दूँगी। दोनों ही जब सरिता का इस कदर से रूप देखते हैं, हाथ में चाकू देखते हैं, तो डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन सरिता जब इस बारे में अपने पति रमन से बताती है तो रमन इसके बावजूद भी अपने दोस्तों के साथ में कोई एक्शन नहीं लेता है। अब 30 अगस्त 2023 के रक्षाबंधन का दिन होता है। सरिता अपने पति से मायके जाने की बात करती है, अपने भाई को राखी वाखी बांधने के लिए, लेकिन रमन अपनी पत्नी को उसके मायके जाने से साफ साफ इनकार कर देता है। अब सरिता जब जिद पर उतर जाती है, रमन उसकी पिटाई भी कर देता है। लेकिन सरिता उस दिन अपने पति की बात नहीं मानती है और अपनी बच्ची को लेकर के अपने मायके चली जाती है। लेकिन इस बार सरिता जब अपने मायके में जाती है तो रंजीत और उसके दोस्तों के सारे करतूतों के बारे में अपने पिता और भाई से बता देती है। जैसे ही अपने मायके में वो पहुंचती है, उसके कुछ ही देर के बाद रमन भी अपने ससुराल आ जाता है और अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए। लेकिन रमन जब अपने ससुराल के अंदर आता है तो सरिता के माता पिता और उसके भाई जो होते हैं वो रमन को काफ़ी बेइज्जत करते हैं और उसको अपने घर से निकाल देते हैं। इधर रमन जब काफ़ी बेइज्जत होकर के अपने घर पे आता है, उसी दिन ही वो सरिता को इस दुनिया से हटाने का प्लान बना लेता है। अब रमन अपनी पत्नी को इस दुनिया से हटाने के लिए जाकर के अपने दोस्त रंजीत से मुलाकात करता है और फिर सरिता को इस दुनिया से हटाने की बात उससे कहता है। इधर रंजीत को जब ये बात पता चलता है कि रमन खुद ही अपनी पत्नी को इस दुनिया से हटाना चाह रहा है, तो फिर रंजीत भी रमन का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन रमन और रंजीत अब सरिता को इस दुनिया से हटाने के लिए एक प्लान बनाता है और इस प्लान के अंदर रंजीत अपने दोस्त वीरपाल और अपने ही गांव का एक और लड़का सौरभ नाम का लड़का होता है, उसको भी शामिल करता है। अब रमन रंजीत को बताता है कि मैं 5 सितंबर को अपने ससुराल जाऊंगा और अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर के आऊँगा। तब तक तुम तीनों जाकर के केसरी निवादा गांव के नहर के किनारे जाकर के तुम लोग छुप करके रहना। जैसे मैं अपनी पत्नी को लेकर के वहां आऊँगा, सरिता की वहीं पर हत्या हम लोग मिल करके कर देंगे। अब 5 सितंबर 2023 को इसी प्लान के अंतर्गत रमन अपने ससुराल पहले जाता है। फिर शाम के समय जब ससुराल जाता है, ससुराल पहुंचने के कुछ देर पहले ही रमन के तीनों दोस्त जाकर के नहर किनारे छुप कर बैठ जाते हैं। शाम के करीब 7 साढ़े 7 बजे के आसपास रमन जब सरिता को लेकर के अपने बच्ची के साथ बाइक पर सवार होकर के ससुराल से रवाना होता है, तो फिर जैसे ही केसरी निवादा गांव के नहर के किनारे तक वो पहुंचता है, वहां पर जाकर के वो बाइक रोक देता है और वहीं पर तीनों से मुलाकात करता है। वहां पर रमन के तीनों दोस्त आते हैं और सरिता को ज़बरदस्ती बाइक से उठा करके जंगल यानी झाड़ियों की तरफ लेके जाते हैं। तो झाड़ियों की तरफ ले जाने के बाद सरिता को वहीं पर बुरी तरीके से केवल पिटाई ही नहीं करते, बल्कि उसी की चुंदरी को उसी के गले में लपेट करके तब तक वो लोग जोर से खींचते हैं जब तक सरिता की सांसें नहीं थम जाती हैं। सरिता जैसे इस दुनिया को अलविदा कह जाती है, उसके बाद से रमन अपने तीनों दोस्तों को घर पे भेज देता है और अपने बाइक के पास आता है और फिर जाकर अपने पास से एक ब्लेड निकाल कर अपने हाथों पे को काट लेता है और उसके बाद जो है और रमन के भी हाथ से उसके बाद खून निकलने लगता है थोड़ा थोड़ा। उसके कुछ ही देर बाद जो है रमन चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। अब रमन की चीख पुकार सुन करके आसपास के लोग भी वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। फिर उसके बाद खुद रमन ही पुलिस को फ़ोन करता है
और पुलिस वालों को बताता है कि साहब कुछ लोगों ने मेरी पत्नी सरिता का अपहरण कर लिया है। सच में रमन जो पूरी कहानी पुलिस वालों को अपनी ही जुबानी सुनाता है तो पुलिस रमन के ही कहने पे उसके तीनों दोस्तों को भी अपने साथ गिरफ्तार करके थाना लेकर के आती है। फिलहाल पुलिस ने इन तमाम आरोपियों को उस समय गिरफ्तार करके इन सब पे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जिला अदालत में पेश कर दिया, जहां से सबको जेल भेज दिया गया। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम के बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।